हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन यानी कि बाल विकास व शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2012 नवंबर में आया हुआ था। इसके साथ साथ मैंने सीटेट 2011 और सीटेट 2012 जो कि जनवरी में हुआ था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और उसके साथ साथ पेपर 2 के जो पेपर हैं 2011, 12 और 2019 का, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक, याद रखिएगा पूछा जा रहा है, सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है। तो लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। सूक्ष्मगतिक का मतलब बहुत ही कम मूवमेंट हो रहा है, मतलब बहुत ही कम गति हो रही है। तो इसमें देखिए चढ़ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फुदकना भी, दौड़ना भी। लिखना जो होता है हाथ का बस मोमेंट होता है। तो आई थिंक यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखना एक आपका सूक्ष्मगतिक कौशल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे किशोर डैश 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 करके दिया गया है, का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा है जीवन के विषय में परितृप्ति, और दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार, स्वयं से सरोकार। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, जो किशोर होते हैं वो क्या अनुभव कर सकते हैं पूछा जा रहा है, तो दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार, स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डैश करके दिया गया है, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। तो देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षमता होती है वो होती है, जैसे लिखने के संबंधित जो अक्षमता होती है वो आपकी होती है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में, यहाँ पे डिस्ग्राफिया आई थिंक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ यहाँ पे डिस्ग्राफिया, यहाँ पे मिस हो गया, ये रहेगा डिस्ग्राफिया। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गई, ये ग है। ठीक है, डिस्ग्राफिया, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया में शारीरिक रूप से जैसे डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित समस्या आती है, तो ये शारीरिक रूप का अक्षमता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अक्षमता। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि आंशिक पुनर्बलन, पहला ऑप्शन है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, दूसरा है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, तीसरा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, और चौथा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो यहाँ पे जो आंशिक पुनर्बलन है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे तभी कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका होता है कि जो सतत पुनर्बलन है, जो आंशिक पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी पहला है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, यानी कि अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने की चीज़ों के बारे में ही डिस्कशन करते रहते हैं। दूसरा है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, तीसरा है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, और चौथा है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। वाइगोत्स्की याद रखिएगा, मैं हर पेपर में बताता हूँ। वाइगोत्स्की कोहलबर्ग हो गया, जीन प्याजे होंगे, फिर उसके बाद ऐसे ये सब जो टॉपिक हैं, जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया, फिर उसके बाद हो गया वाइगोत्स्की का तो बता ही दिया मैंने, फिर उसके बाद जैसे आपका टॉपिक हो गया पर्यावरण का, हो गया लिंग से रिलेटेड हो गया, ये सब टॉपिक के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, आते ही आते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, वाइगोत्स्की ने एक सामाजिक, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसे सामाजिक सिद्धांत के नाम से भी कभी कभी इसमें ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी दिया था, उसके बारे में भी आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इन्होंने ये बोला था कि बच्चा समाज में मिलजुल के, यानी बच्चों के साथ मेल जोल से अगर सीखेगा तो
वो बेहतर तरीके से सीख सकता है, मतलब सामाजिक स्तर पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया था। तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, तो ये तो गलत है क्योंकि इन्होंने बोला था कि हेल्प के साथ करना है। फिर से बच्चे उन बच्चों की संगत में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने। सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो ये इन्होंने बोला था, तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, तो ऐसा नहीं बोला था इन्होंने, सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो मतलब मिलजुल करके काम करने के लिए उन्होंने बल दिया था। ठीक, इसकी थ्योरी आप अच्छे से पढ़िएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रक्रिया, क्रियान्वयन, प्रक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम पूछा गया है। तो ऐसे देखिए, जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इनमें हमें ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेवेंथ का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसमें सबसे पहले थर्ड आता है, फिर इसके बाद फोर्थ आता है, फिर इसके बाद आता है सेकेंड, फिर आता है फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह साग और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, तो किस चीज़ से मतलब कौन सी उसे विकार है, यानी कि शब्द जमलिंग विकार, डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया है ये। ठीक, और डिस्मॉर्फिया और डिसलेक्सिया। डेक्स नहीं, ये सही है आपका, यहाँ पे कोई गलती नहीं है क्योंकि ऑप्शन एक और दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए, जब पढ़ने से संबंधित समस्या आती है तो आपका होता है डिसलेक्सिया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब जो विकार है, इससे भी एक क्वेश्चन लगभग फिक्स ही रहता है, मान के चलिए। फिर आगे सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में पाई जाती हैं, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। तीसरा है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और चौथा है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्ध वाले बच्चों में पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं उन बच्चों में पाई जाती है जिनमें विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे होते हैं, यानी कि प्रॉब्लम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कारण दंडनीय अपराध बनाया जाए, और विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ऐसा तो आई थिंक नहीं सही है। फिर आगे है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ये भी गलत है। आवासीय विद्यालय खोलना, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा फोर्थ, आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक है, इसमें होता है कि विद्यालय में वंचित बच्चों की नियमित उपस्थिति है तो उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु तो आवासीय विद्यालय खोलना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इससे ऐसे बच्चों को उपयुक्त वातावरण के साथ साथ अधिगम में अधिक से अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है: पुरुष व महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, दूसरा है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करना, फिर आगे संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, तो आई थिंक यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें संज्ञान में लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो उसको सुधार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? पहला व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, और यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। कुछ क्वेश्चन बड़े भी आते हैं तो उनको ध्यान से पढ़ना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए:
विद्यार्थियों और समावेशन, अभिभावकों और समावेशन, विद्यार्थियों और भविष्यकरण, अन्य शिक्षकों का समावेशन। ठीक है, अन्य शिक्षकों और समावेशन। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, विद्यार्थियों का। यहाँ पे पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए विद्यार्थी का और समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, दूसरा है कार्य परिहार अभिविन्यास, तीसरा है नैपुण्यता अभिविन्यास, चौथा है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं तो उनके पास क्या होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। पहला है, जब विद्यार्थी स्वयं में कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंतः वाली सामग्री उपलब्ध कराने। तीसरा है, मुक्त क्षेत्र के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो याद रखिएगा, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए मतलब समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। देखिए, जब भी हो बच्चों को अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ये प्राथमिकता बहुत ही ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का जो है आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे असीमित बोला है ना, असीमित अवसर उपलब्ध कराना, और बोला है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। तो यहाँ पे देखिए जो 15 ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अंतः विषयी अनुदेशन का, अब ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, अंतः विषयी अनुदेशन विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, और प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, और पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर। तो यहाँ पे अवसर जो अंतः विषय अनुदेशन जो होता है आपका, इसके अंतर्गत हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकृत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। 17 का राइट आंसर हो जाएगा पृथक्करण, यहाँ पे ये पृथक्करण हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, समस्या कथन में से संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। तो पता ही होगा, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो परिवार में बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। तो यहाँ पे नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया प्राथमिक कक्षा के सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें
अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए, और सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए और विभेद नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि फोर्थ ऑप्शन जो है, विभेद नहीं, मतलब दो भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का जो फोर्थ ऑप्शन है सबसे बेटर ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो त्रुटियां होती हैं बच्चों को अक्सर हमें सीखने में सहायता करती हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यह शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। जो गलतियां करते हैं बच्चे, वो तो हेल्प करता है बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पे यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष के सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उन्हें महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने के संघर्ष कर रहा है तो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, मतलब मोनिका एक टीचर है जो कि गणित की शिक्षिका है, राधिका से क्वेश्चन पूछती है। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछती है, अगर वो नहीं बता पाती तो तुरंत मोहन के पास जाती है। लेकिन मोहन भी नहीं बता पाता तो वो क्वेश्चन का लेवल, मतलब क्वेश्चन के तरीके को बदल देती है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे को समझ में आता है। अगर लेवल, मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन बुक में है, उसको अपने तरीके से कुछ चेंज करके बताएंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। तो उसी बेसिस पे बोला जा रहा है कि मोनिका की यह प्रवृत्ति, जो टीचर है वो, उसकी यह प्रवृत्ति किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबराया गई है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो बच्ची थी उसके साथ भी इसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस करके पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने में योग्य नहीं है, तो ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन आपका सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसी सर्वाधिक बढ़ा देगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासिक स्वभाव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य रूपीम। तो यहाँ पे होता है राइट आंसर स्वनिम हो जाएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी स्वनिम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन में संबंधित होते हैं। मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। 25 राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, उच्च। आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है निहितार्थ देता है एक को छोड़ करके। संवेगात्मक बुद्धि लब्ध से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा है, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। और चौथा है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 26 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसके अलावा बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय, तो जो देता है, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत का जो रूल है उसके अलावा आपका राइट आंसर सेकेंड वाला होगा, ठीक है, जो कि फॉलो नहीं करता इस रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो 27 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब एक धनी घर का है, एक गरीब परिवार का है, तो धनी सामाजिक आर्थिक परिवार लड़के के अपेक्षा निर्धन परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये सब डिसाइड तो नहीं हो सकता। सामाजिक, दूसरा है असामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त हो करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो 28 का राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। पहला ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। दूसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। बाह्य कारक असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें दिया गया है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु ज्ञात करिए। ठीक है। तो मानसिक आय, तो एक IQ बराबर आपने पढ़ा होगा फार्मूला होता है मेंटल एबिलिटी, मतलब मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु, ये होता है मानसिक आयु तथा वास्तविक इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया 75 इक्वल्स टू मानसिक आयु पूछा जा रहा है अपन यहाँ पे दिया गया 100 और इंटू 100। तो ये 100 कट जाएगा, तो ये आपका, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया क्या, वैल्यू मैंने गलत ले ली। 16 वर्षीय बच्चा है ना ये, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 16। ठीक। तो मानसिक आयु निकालेंगे, जब मानसिक आयु निकालेंगे तो आ जाएगा 75 इंटू 16 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 वर्ष। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2012 नवंबर में आए हुए थे। ठीक। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।